एक गांव में एक पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती थी। वह चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली थी और उस पेड़ के पास जो व्यक्ति रात गुजारता था वह उनसे पहेलियां पूछा करती थी और पहेली का जवाब ना देने पर उनको वह मार देती थी और उनका सारा सामान अपने पास रख लेती थी। दो लोग उसी रास्ते से जा रहे थे। पहला कहता है, अरे भाई, तुम मुझे इस रास्ते से क्यों ले आए हो? यहाँ पर चुड़ैल रहती है और पहेली पूछती है और उसका जवाब अगर कोई ना दे पाए तो उसे वह मार देती है। तभी दूसरा कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, यह सब कहने की बातें हैं। मैं तो इन सबको मानता ही नहीं हूँ और मैं बिंदास रहता हूँ। पहेलियों से तो मेरा दूर का नाता है। चुड़ैल होगी भी तो मुझसे पहेलियों में जीत नहीं सकती। तो पहला कहता है, अरे नहीं भाई, चुड़ैल सच में होती है। तभी दूसरा कहता है, मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं होता। वह दोनों बात कर ही रहे थे, उसी समय वह चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। उसका भयानक चेहरा देखने के बाद वह दोनों कांपने लगते हैं। दूसरा आदमी कहता है, अरे भाई, तुमने सही कहा था, चुड़ैल सच में होती है। अब क्या यह हमें मार डालेगी? हाँ भाई, अगर हम इसकी पहेली का जवाब नहीं दे पाएंगे तो यह हमें मार देगी। तभी वह चुड़ैल कहती है, पहेलियों की रानी हूं मैं, पहेली ही मेरी आन बान और शान है। अगर मेरी पहेली का जवाब नहीं दिया तो तुम्हें तो अपनी जान गंवानी होगी। तभी वह चुड़ैल उनसे एक पहेली पूछती है, बताओ कौन सी चीज सुबह 4 पैरों, दोपहर को 2 पैरों और शाम को 3 पैरों पर चलती है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, नहीं तुम्हारे पास समय बहुत ही कम है। पहला आदमी कहता है, अरे भाई, तुमने कहा था कि तुम्हारा नाता पहेलियों से है, इसका जवाब जल्दी दो वरना हमें चुड़ैल मार डालेगी। दूसरा आदमी कहता है, मैं तो झूठ बोल रहा था तुम्हें हौसला देने के लिए, फिर तुम कहते हो तो मैं इसका जवाब देता हूँ। तब वह दूसरा आदमी जवाब देता है, साइकिल। चुड़ैल कहती है, गलत जवाब, अब तेरी जान जाएगी। और तभी चुड़ैल उस आदमी को पानी में डुबा डुबा कर मार देती है। पहले आदमी से भी चुड़ैल वही सवाल पूछती है। वह आदमी कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद इधर नहीं आऊँगा। और वह भी इस पहेली का जवाब नहीं दे पाता है। वह चुड़ैल उसी समय उसे आगे से जलाकर मार देती है और चुड़ैल कहती है, पहेलियों की रानी हूँ मैं, पहेली ही मेरी आन बान और शान है। अगर मेरी पहेली का जवाब नहीं दे पाओगे तो तुम्हें जान गंवानी पड़ेगी। उसी गांव में एक चोर रहता था। वह सभी के घरों में चोरी करता था। एक बार वह चोरी कर रहा था, तब उसे गांव वालों ने देख लिया था और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे। वह चोर दौड़ते दौड़ते उस जंगल में पहुंच जाता है। उसे यह बात पता थी कि इस जंगल में चुड़ैल रहती है। वह सोचने लगा, हे भगवान, अगर वापस गया तो गांव वाले मुझे मार डालेंगे और नहीं गया तो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। हे भगवान, अगर मैं बच गया तो हमेशा के लिए चोरी करना छोड़ दूंगा। हे ईश्वर, कृपा मेरी मदद करें। तभी वहां पर वह चुड़ैल आ जाती है। वह चोर चुड़ैल को देखकर डर जाता है और धीरे से बोलता है, कृपया करके मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तब चुड़ैल कहती है, पहेलियों की रानी हूँ मैं, पहेली ही मेरी आन बान और शान है। अगर मेरी पहेली का जवाब नहीं दे पाओगे तो अपनी जान गंवाओगे। फिर वह चुड़ैल उससे वही सवाल पूछती है, बताओ कौन सी चीज सुबह 4 पैरों, दोपहर को 2 पैरों और शाम को 3 पैरों पर चलता है? बताओ बताओ बताओ।
तुम्हारे पास समय बहुत ही कम है। वह पेशे से चोर था, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान भी था। वह चोर थोड़ा सोचता है और उस पहेली का जवाब दे देता है। वह कहता है, इस पहेली का जवाब है इंसान। तब वह चुड़ैल कहती है, बताओ कैसे? तब चोर कहता है, इंसान बचपन में 4 पैरों से चलता है, जवानी में 2 पैरों से और बुढ़ापे में लाठी के सहारे 3 पैरों से। यह कहते ही वह चुड़ैल तुरंत जल के मर जाती है और एक सुंदर परी में बदल जाती है और कहती है, मैं एक परी थी, लेकिन एक साधु के श्राप की वजह से चुड़ैल बन गई थी। तुमने मुझे मेरे श्राप से आज़ाद कराया है, इसलिए इस घर में जितने धन है तुम ले जाओ। यह कह के वह परी गायब हो जाती है। तब वह चोर वहाँ से सारा धन लेकर अपने साथ ले जाता है और चोरी चाकरी छोड़ के दूसरे गांव में जाकर इज्जत से रहने लगता है। दोस्तों, आपके लिए हम ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत पुराने समय की बात है। अजबपुर नाम के गांव में ईशा अपनी मां के साथ रहती थी। एक गंभीर बीमारी के कारण ईशा के पिताजी का देहांत हो गया था। उसी बीमारी के कारण उनके घर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गरीब हो गए थे। ईशा की माँ दूसरों के घरों में काम करके जैसे तैसे अपना गुजारा करती थी और ईशा की हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करती थी। उनकी बहुत ज्यादा गरीब स्थिति की वजह से पूरा गांव उनकी बहुत ज्यादा मदद करता था। गांव के सरपंच भी उन दोनों का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे और समय समय पे उनके घर आकर उनका हाल चाल पूछते रहते थे। ईशा, अरे ओ ईशा, तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई तो ठीक से चल रही है ना? तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम मुझे बता देना। ठीक है सरपंच जी। ईशा की माँ हर रोज ईशा को स्कूल छोड़ने जाती थी, क्योंकि ईशा की माँ जानती थी कि उसी रास्ते पे नशेड़ी श्यामलाल और गौरी शंकर का ठिकाना है। नशेड़ी श्यामलाल और गौरी शंकर इस गांव के बहुत खतरनाक पुराने समय के कुख्यात गुंडे हैं। पूरा गांव इन गुंडों के आतंक से बहुत ज्यादा थर्राता था। यहाँ तक कि गांव के सरपंच, पुलिस सब इन गुंडों से बहुत ज्यादा डरते थे। पूरे गाँव में इन गुंडों का बहुत ज्यादा आतंक था। हर रोज की तरह ईशा की माँ ईशा को स्कूल छोड़ने जा रही थी और इसी रास्ते में उन गुंडों का अड्डा पड़ता था। दोनों माँ बेटी को आते देख गौरी शंकर श्यामलाल से कहता है, अरे श्यामलाल, देख तो अपना शिकार आ रहा है, चल आजा इनको परेशान करते हैं। हाँ हाँ गौरी शंकर, आज इन दोनों माँ बेटी को परेशान करते हैं। चलो रे पंटर लोग, चलो चलो। अरे माँ, ये गुंडे तो अपनी ही तरफ आ रहे हैं। अरे बेटी ईशा, तुम उनकी तरफ मत देखो, तुम सीधी चलती रहो, चुपचाप सीधी चलती रहो, तुम उनकी तरफ बिल्कुल मत देखो। ईशा और उसकी माँ गुंडों की तरफ देखे बिना ही सीधे निकल जाते हैं। ईशा की माँ ईशा को स्कूल छोड़ देती है और फिर स्कूल खत्म होने पे उसको वापस लेके अपने घर आ जाती है। उसी रास्ते से सरपंच जी एक दिन अपने काम से कहीं बाहर जा रहे थे। सरपंच जी को आता देख नशेड़ी श्यामलाल और गौरी शंकर का गैंग एक्टिव हो जाता है और आपस में सरपंच जी को लूटने की प्लान बनाने लगता है। श्यामलाल, अरे श्यामलाल, देख तो आज कौन आ रहा है। आज तो सरपंच जी आ रहे हैं, क्या बोलता है, बड़ा हाथ मार लेते हैं। हाँ हाँ गौरी शंकर, आज तो बड़ा हाथ मारेंगे इस सरपंच को लूट के, बहुत पैसा है इस सरपंच के पास। नशेड़ी श्यामलाल और गौरी शंकर की गैंग सड़क पे उतर के सरपंच का रास्ता रोक लेती है। अपना रास्ता रुका देखकर सरपंच जी गुस्सा हो जाते हैं और श्यामलाल पर चिल्लाने लगते हैं। अरे श्यामलाल, गौरी शंकर, तू मुझे नहीं जानता, तू मेरा रास्ता रोक रहा है। मैं गांव का सरपंच हूँ, छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। सरपंच की यह बात सुन के गौरी शंकर और श्यामलाल बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं। ए सरपंच, आज तू यहाँ से बचेगा तब कुछ करेगा ना। हाँ गौरी शंकर, आज तो सरपंच घियो। इतना कहकर श्यामलाल और गौरी शंकर की गैंग सरपंच को घेर लेती है और बहुत बुरे तरीके से सरपंच की हत्या कर देते हैं। सरपंच की मौत की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। सरपंच की हत्या की खबर से पूरे गांव में दहशत का माहौल बन जाता है। गांव का हर एक व्यक्ति सरपंच की मौत की खबर से बहुत ज्यादा सहमा हुआ है। रामू, इन दोनों ने तो सरपंच को भी मार दिया, अब हम आम गांव वालों का क्या होगा। हाँ दादाजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब सरपंच ही अपने आप को नहीं बचा पाए तो हम अपने आप को कैसे बचाएंगे। कुछ दिनों के बाद ईशा की माँ बहुत हिम्मत करके अपनी बेटी को लेके स्कूल छोड़ने जाती है।
दोनों माँ बेटियां रास्ते पे कुछ ही दूर चले थे कि अचानक से सामने से एक कार आ जाती है और वो कार ईशा की माँ को कुचल के भाग जाती है। उसी रास्ते पे ईशा की माँ की वहीं पर मौत हो जाती। अपनी माँ को इस हालत में देख के ईशा बहुत जोर जोर से रोने लगती है। माँ तुम्हें क्या हो गया? माँ, मेरी माँ, माँ कोई बचाओ, कोई मदद करो, मेरी माँ। ईशा की माँ की खबर सुनते ही पूरा गांव ईशा के पास आ जाता है। सभी गांव वाले मिलकर ईशा की माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। माँ के मरने के बाद ईशा बहुत ज्यादा अकेली हो जाती है। इन दोनों मौतों से गांव में बहुत ज्यादा गम का और बहुत ज्यादा डर का माहौल था। दोनों मौतों की जांच करने के लिए एक पुलिस वाला उसी रास्ते पे जाता है। पुलिस को शक था उसी रास्ते पे श्यामलाल और गौरीशंकर का अड्डा था। श्यामलाल और गौरीशंकर से पूछताछ करने के लिए पुलिस वाला उनको ढूंढते हुए उसके अड्डे पे पहुंचता है। जैसे ही पुलिस वाला श्यामलाल के अड्डे पे पहुंचता है तब पुलिस वाला अचानक वहां का माहौल देख के चौंक जाता है। श्यामलाल के अड्डे पे पुलिस वाले ने एक ऐसी कार देखी जिसपे बहुत ज्यादा खून के धब्बे लगे हुए थे। थोड़ा आगे चलने पे पुलिस वाले को धारदार हथियार दिखते हैं। पुलिस को शक होता है कि कहीं इसी हथियार से सरपंच की मौत हुई होगी और ये सारा काम श्यामलाल और गौरीशंकर का ही होगा। पुलिस को देख के श्यामलाल और गौरीशंकर पहली बार बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। श्यामलाल और गौरीशंकर घबराहट में उन्हीं धारदार हथियार से पुलिस वाले को भी वहीं पर मार देते हैं। पुलिस वाले को उठाकर रोड पर रख देते हैं और वही कार उस पुलिस वाले के ऊपर चढ़ा देते हैं ताकि गांव वालों को और पुलिस वाले को शक ना हो कि कहीं ये मर्डर है। सबको ऐसा लगे कि ये केवल एक रोड एक्सीडेंट है। 3 लोगों के मरने के बाद गांव में और आसपास के गांव तक में डर का बहुत ज्यादा माहौल हो गया था। सभी लोगों ने अपने घरों से निकलना बंद कर दिया था। इस बात को लगभग 6 महीने गुजर चुके थे। अब लोगों में डर का माहौल थोड़ा कम हुआ था। अब बच्चों की एग्जाम भी नजदीक थी। जैसे तैसे हिम्मत करके लोगों ने फिर से अपने घरों से निकलना शुरू किया था। हिम्मत करके ईशा अपने एग्जाम देने के लिए घर से बाहर निकलती है और उसी रास्ते से अपने स्कूल जाती है। आज ईशा अकेली स्कूल जा रही थी, लेकिन पूरे रास्ते में उसे किसी ने कोई परेशान नहीं किया। स्कूल से आते वक्त ईशा मन ही मन सोच रही थी कि अब उन गुंडों ने लोगों को परेशान करना बंद कर दिया है। तभी अचानक ईशा की नजर रोड की एक साइड पर पड़ती है। तब ईशा देखती है कि उन्हीं गुंडों में से एक टीमो हटेला उसी रोड पर बैठा हुआ है। ईशा को घूर रहा है। घबरा कर ईशा जल्दी अपने घर चली जाती है। लोगों की आवाज फिर चालू हो गई थी। सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। उसी दिन उन्हीं गुंडों में से एक टीमो हटेला अपने बाकी साथियों के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। श्यामलाल, गौरीशंकर, हमें पता है रोड फिर से चालू हो गया है। गांव वाले फिर से उसी रोड से निकलना चालू हुए हैं। चले फिर अपने अड्डे पर फिर से। क्या बात कर रहे हो? ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। अरे गौरीशंकर, लगता है लोगों में हमारा डर खत्म हो गया है। हमको फिर से अपना जलवा दिखाना पड़ेगा। ठीक है श्यामलाल, चलो फिर कल उसी रास्ते से आज फिर ईशा अपने स्कूल जा रही थी। ईशा को अकेला देख सभी गुंडे एक्टिव हो जाते हैं और ईशा को मारने का प्लान बनाने लगते हैं। जैसे ईशा पास में आती है, श्यामलाल और गौरीशंकर और उनके सभी साथी रोड पर ईशा को घेर लेते हैं। ईशा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अरे मुझे छोड़ दो, तुमने मुझे घेरा है, मुझे मारो प्लीज, मुझे छोड़ दो। लेकिन श्यामलाल ईशा को मारने की कोशिश करता है। ऐसे ही सभी गुंडे ईशा को मारने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक चारों तरफ से बहुत ज्यादा डरावनी आवाजें आने लगती है। दूर हो जाओ उससे, छोड़ दो उसे अकेला छोड़ दो, उसे जाने दो, उसे कुछ मत करो, छोड़ दो उसे। ये आवाज सुन के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। घबरा सभी गुंडे ईशा को छोड़ देते हैं और अपने अड्डे पे भाग जाते हैं। और डरावनी आवाज सुन के ईशा अपने घर पे भाग जाती है। थोड़ी ही देर में एक चुड़ैल ईशा के घर में घुस जाती है। ईशा उस चुड़ैल को अपने घर में देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है, रोने लगती है। कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे, कौन है तुम? मुझे बचाओ, कोई बचाओ। घबराओ नहीं ईशा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ, तुम चुड़ैल कैसे बन गई माँ? बताओ प्लीज, मुझे बताओ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। ईशा, क्या तुम्हें पता है कि मेरी मौत कैसे हुई है? माँ तुम्हारा तो एक्सीडेंट हुआ था ना कार से? नहीं ईशा नहीं,
मेरी मौत सिर्फ कार एक्सीडेंट से नहीं, उन लोगों ने जानबूझकर मुझ पर कार चढ़ाई थी। उन लोगों ने मुझे मारा है। किन लोगों ने माँ? किन लोगों ने मारा है तुम्हें? तुम बताओ मुझे। श्यामलाल और गौरी शंकर ने मुझे मिलकर मारा है, और वह कालू छपरी वही उस दिन कार से चला रहा था। तो इसका मतलब माँ, उन दोनों ने तुम पे जानबूझ के कार चढ़ाई है माँ? तुमको जानबूझ के मारा है? हाँ ईशा, हाँ, उन लोगों ने जानबूझकर मुझे मारा है, और हम दोनों मिलकर अब इसका बदला लेंगे। बदला? माँ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं कैसे मदद करूँगी तुम्हारी माँ? वो गुंडे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं कैसे मदद करूँगी तुम्हारी माँ? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें जैसा जैसा कहूंगी तुम वैसा करना। ठीक है माँ। इसके बाद चुड़ैल माँ अपनी बेटी ईशा को सारी बातें समझा देती है और फिर गायब हो जाती है। अपनी माँ के कहे अनुसार ईशा अब उन गुंडों पे नजर रखने लगती है। एक दिन ईशा देखती है कि श्यामलाल और पप्पू पेंटर दोनों अकेले बैठे हुए हैं। ईशा बिना डरे श्यामलाल और पप्पू पेंटर के पास चली जाती है और उनसे कहती है, अरे श्यामलाल, तूने ही मेरी माँ को मारा है। ईशा की ये बात सुनकर श्यामलाल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से में श्यामलाल खड़ा होकर कहता है, अरे ओ ईशा, हाँ, तुम्हारी माँ को मैंने ही मारा। तुम्हारी माँ को भी मारो और अब तुमको भी मार डालूंगा। जैसे ही श्यामलाल और पप्पू पेंटर ईशा को मारने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक चुड़ैल आ जाती है। श्यामलाल, पप्पू पेंटर, मैं यही मौका ढूंढ रही थी कि तुम दोनों मुझे कब मिलोगे। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। चुड़ैल को देखकर पप्पू पेंटर और श्यामलाल इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुड़ैल उन दोनों को पकड़कर वहीं बहुत भयानक मौत दे देती है। दोनों को मरा हुआ देखकर चुड़ैल और ईशा बहुत खुश हो जाती है और दोनों अब अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे ये बात गौरी शंकर को पता चलती है, वह घबरा जाता है और तुरंत अपने गांव के एक तांत्रिक के पास भागता है और तांत्रिक को पूरी बात बताता है। अरे अरे पंडित जी बचाओ, मुझे बताओ। ओम भट्ट स्वाहा, ओम भट्ट स्वाहा। क्या हुआ गौरी शंकर, तुम इतना क्यों डरे हुए हो? वो पंडित जी, वो मेरे दोस्तों को एक चुड़ैल ने मार दिया है। मेरे दोनों दोस्तों को मार दिया है और मुझे लगता है वो मुझे भी मार देगी। प्लीज आप बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ पंडित जी, प्लीज बचाओ। घबराओ मत गौरी शंकर, मैं उसे किसी को मारने नहीं दूंगा, मैं उसे वश में कर लूंगा। और पंडित जी अपनी तांत्रिक विद्या से उस चुड़ैल को कैद कर लेते हैं, लेकिन गौरी शंकर अभी भी नहीं सुधरा था। गौरी शंकर अपने दोस्तों की मौत का बदला लेने ईशा के घर भागता है। ईशा घर में अकेली थी। गौरी शंकर अपने सभी दोस्तों के साथ ईशा को घेर लेता है और ईशा को मारने की कोशिश करने लगते हैं। तभी अचानक हर तरफ से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे ओ गौरी शंकर, अरे ओ गौरी शंकर, तुम अभी भी नहीं सुधरे। तुम लोगों ने इसकी माँ को तो मार दिया, उसकी माँ की आत्मा को तुमने कैद भी कर लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें इसको नहीं मारने दूंगा। गौरी शंकर घबरा कर पूछने लगता है, अरे 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 लेकिन तुम कौन हो? मैं हूँ तुम्हारी मौत, मैं हूँ इस गांव का सरपंच, याद आया कुछ? इतना कहकर सरपंच का भूत इन तीनों गुंडों को वहीं पे मार देता है। जैसे ही गांव के तांत्रिक को सारी बात पता चलती है, तांत्रिक दोनों आत्माओं को मुक्ति दे देते हैं और सभी गांव वाले हंसी खुशी पहले की तरह अपना जीवन यापन करने लगते हैं। रामपुर गांव एक बहुत शांत और सुंदर गांव माना जाता था। वहां दिन भर बहुत चहल पहल रहती थी, लेकिन रात होते ही सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाते थे। भरत कहता है, चल भाई विष्णु, घर चलते हैं, शाम हो गई है, बारात आती ही होगी। विष्णु, हाँ चलो, वरना देर हो जाएगी। वहीं पर विष्णु का भाई हेमंत भी खड़ा होता है, जो कि बचपन से ही शहर में रहा था। हेमंत कहता है, क्या हुआ भैया, बारात आने से हमें क्या, हम क्यों घर चले? विष्णु कहता है, तू ज्यादा सवाल मत पूछ और चुपचाप घर चल। हेमंत कहता है, बताओ ना भैया क्या बात है,
और कौन से गांव में रोज बारात आती है। विष्णु हेमंत को कुछ नहीं बताता, लेकिन हेमंत के मन में बहुत सारे सवाल घूमने लगते हैं। हेमंत मन ही मन सोचता है, आखिर चल क्या रहा है, भैया मुझसे क्या छुपा रहे हैं। आज रात को मैं पता लगा कर ही रहूंगा। रात होते ही हेमंत सबके सोने का इंतजार करने लगता है, और जब सभी लोग सो जाते हैं तो वो चुपचाप से अपने घर से निकलकर बाहर आता है। कहाँ है बारात? यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तभी अचानक उसे जमीन पर एक सोने का घुंघरू गिरा हुआ दिखाई देता है। अरे वाह, ये तो सोने का घुंघरू है, और भैया ऐसे ही परेशान हो रहे थे। वैसे यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। इतना कहकर हेमंत जैसे ही वो घुंघरू उठाने के लिए नीचे झुकता है, अचानक से उसको ढोल ताशों और किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगती है। ये क्या? अचानक से ये क्या बजने लगा? और ये कौन रो रहा है? कौन है वहां? हेमंत पीछे मुड़कर देखता है तो उसको कोई दिखाई नहीं देता। लगता है मेरे दिमाग में भैया की बात आ गई, तभी ये भ्रम हो रहे हैं मुझे। क्यों ना गांव की ताज़ी हवा में टहला जाए, वैसे भी आज तो बड़ा फायदा हुआ है मुझे। हेमंत थोड़ी दूर जाता है तो उसको एक और घुंघरू दिखाई देता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसको पहले मिला था। अरे क्या बात है, आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा था मैंने जो ये सब हो रहा है। एक और सोने का घुंघरू। भैया सही बोल रहे थे, बारात तो है लेकिन घुंघरुओं की। लेकिन जैसे ही हेमंत ये घुंघरू उठाने जाता है, ढोल और रोने की आवाज पहले से तेज हो जाती है, और हेमंत को ऐसा महसूस होता है जैसे कि बारात बिल्कुल उसके पास आने वाली है। हेमंत घुंघरू उठाते हुए कहता है, लगता है अब मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। पता नहीं कहाँ से ये रोने की आवाजें आ रही हैं। हेमंत जैसे ही वो घुंघरू उठाकर पीछे मुड़ता है तो उसको एक और घुंघरू दिखाई देता है, जो पहले के 2 घुंघरुओं के मुकाबले काफी बड़ा होता है। लालच में आते हुए हेमंत अपने आप से कहता है, क्या मुझे ये घुंघरू उठाने चाहिए या घर चले जाना चाहिए? बस ये एक और उठा लेता हूँ, फिर पक्का घर चला जाऊंगा। जैसे ही हेमंत घुंघरू उठाता है तो उसको कोई पीछे से खींच लेता है। अगले ही पल हेमंत एक डोली में होता है, जहां पर सामने एक दुल्हन बैठी रो रही थी, और आसपास बारात साफ साफ हेमंत को दिखाई देने लगती है। हेमंत घबरा कर पूछता है, तुम कौन हो? वो डोली एक चुड़ैल की डोली थी। जैसे ही हेमंत उस दुल्हन से सवाल पूछता है, अचानक उस दुल्हन का रोना बंद हो जाता है और वो अपना घूंघट हटा देती है, जिसको देखकर हेमंत चिल्लाकर रोने लगता है। ये घुंघरू मेरे लहंगे के हैं जो तूने उठाए हैं, अब तुझे मेरा बाराती बनना होगा। हेमंत डरते हुए कहता है, आप ये वापस ले लो और मुझे जाने दो। एक बार जो यहाँ आ जाता है उसे मैं अपना बाराती बनाए बिना वापस नहीं जाने देती। ये सब जो लोग हैं उनको भी मैंने ऐसे ही बाराती बनाया है। इतना कहकर चुड़ैल अपनी टोली में बैठे बैठे हेमंत को मारकर खा जाती है, और हेमंत की आत्मा भी चुड़ैल की बारात का हिस्सा बन जाती है, और एक बार फिर बारात गायब हो जाती है। अगली सुबह हेमंत जब किसी को दिखाई नहीं दिया तो विष्णु ने उसको ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते वो वहां पर पहुंचा जिस सड़क पर चुड़ैल की बारात आती है, और वहां पहुंचकर उसने देखा, अरे ये घड़ी तो हेमंत की है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? लगता है मेरे मना करने के बाद भी हेमंत रात को यहाँ आया था। थक हार कर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। सभी लोग अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं, लेकिन विष्णु को अपने भाई के बारे में सोच सोचकर नींद नहीं आ रही थी।
उसने सोचा कि उसे अपने भाई के लिए घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। ये सोचकर विष्णु घर से बाहर आता है और उसी सड़क पर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वो देखता है कि एक अनजाना आदमी घुंघरू लिए खड़ा है और वो आदमी कहता है, अरे आज तो किस्मत ही चमक गई। ये कहकर वो घुंघरू उठा लेता है, लेकिन जैसे ही वो तीसरा घुंघरू उठाता है, अचानक से डोली में बैठी चुड़ैल उसको भी खींच लेती है और विष्णु को अब सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। अरे ये चुड़ैल उस आदमी को ले गई और उसे खा लिया। कहीं इस चुड़ैल ने हेमंत को भी तो नहीं खाया होगा। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। विष्णु अपने घर चला जाता है। सुबह वो अपने दोस्तों को सारी बात बताकर उनसे मदद मांगता है। सभी दोस्त विष्णु को इतना दुखी देखकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलो, रात हो गई है, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। अब विष्णु भी उस सड़क पर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी उसे भी एक घुंघरू दिखाई देता है। लगता है यही वो सोने का घुंघरू है जिसकी वजह से चुड़ैल सबको पकड़ पाती है। मैं भी इसे उठा लेता हूँ। इतना कहकर विष्णु उस घुंघरू को उठा लेता है और उसे भी ढोल और रोने की आवाजें आने लगती हैं और वो इंतजार करने लगता है। कहाँ कुछ हो रहा है, बस ढोल बज रहे हैं, लेकिन कोई भी तो दिखाई नहीं दे रहा। चलो थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ। विष्णु थोड़ा आगे जाता है तो उसको एक और सोने का घुंघरू दिखाई देता है। विष्णु वो सोने का घुंघरू भी उठा लेता है और फिर आवाज आती है। विष्णु मन ही मन सोचता है, अब तो दो दो सोने के घुंघरू उठा लिए। अभी भी पता नहीं चल रहा है कि वो चुड़ैल कब और कैसे आती है। लगता है आज वो चुड़ैल नहीं आएगी। जब चुड़ैल नहीं आएगी तो ये भी उठा ही लेता हूँ, फिर घर चला जाऊंगा। जैसे ही विष्णु वो घुंघरू उठाने के लिए झुकता है कि अचानक से उसे कोई पीछे खींच लेता है और वो देखता है कि उसके सामने एक चुड़ैल घूंघट निकालकर बैठी हुई है। उसे देखकर चुड़ैल कहती है, तू भी आजा मेरी बारात में, आज तू भी शामिल हो जा। इस पर विष्णु कहता है, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन एक बार उतर कर तो देखो, तुम्हारे आधा से ज्यादा बाराती तो जा चुके हैं। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी बारात कभी खाली नहीं हो सकती। तुम अपनी डोली से उतरोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी बारात खाली हो चुकी है। चुड़ैल अपनी डोली से झांक कर देखती है तो सच में बारात के सभी लोग गायब हो चुके थे। ये सब देखकर चुड़ैल हड़बड़ी में नीचे उतर जाती है। चुड़ैल गुस्से में कहती है, तूने क्या किया मेरी बारात के साथ? कहाँ गई मेरी बारात? मैंने नहीं, मेरे दोस्तों ने किया, सबको जला दिया और अब तेरी बारी है। तभी वहां सभी लोग आ जाते हैं और चुड़ैल के ऊपर आग फेंक देते हैं, जिससे चुड़ैल जलकर मर जाती है।